हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज मैं आप सभी को 8th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर 1 मैं पहले ही कंप्लीट करवा चुकी हूँ ज्योग्राफी का। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट चैप्टर को देख लीजिए। उसके बाद आज मैं करवा रही हूँ सेकेंड चैप्टर, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमने देखा भूमि, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। आज चैप्टर 2 में हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बच्चे चलते हैं। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे से गांव में बाम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है, मतलब सुबह सुबह वह उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद ही लौटती है। उसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी छोटी झोपड़ी के चारों चट्टानों भूमि का एक भाग ही है उसके पास। और माम्बा पिता के कठिन परिश्रम, मतलब बहुत मेहनत के बाद भी मात्र कुछ मक्का सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। पीटर न्यूजीलैंड के बड़े पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ पर उसका परिवार ऊन प्रक्रम करने का कारखाना चलाता है, मतलब ऊनों को बनाता है। प्रतिदिन जब वह स्कूल से लौटता है तो पीटर अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है कि किस प्रकार उसके चाचा भेड़ों की देखभाल करते हैं। भेड़ों का बाड़ा बाड़ा मतलब तो भेड़ों के चारों लगाई जाने वाली पृथ्वी पर पहाड़ों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। यहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि से इसका प्रतिबंध किया जाता है। विधि के द्वारा इसका प्रतिबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। पीटर का परिवार सब्जियां भी उगाता है। साथ में बाम्बा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में प्रयोग में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। कि दोनों के जीवन में किस प्रकार का अंतर है। दोनों बहुत मेहनत करते हैं। बाम्बा ऊन बनाता है तथा दोनों में बहुत कार्य में अंतर है तथा ये बहुत परिश्रम भी करते हैं। विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों, प्रौद्योगिकी के उपयोग की विभिन्नता के कारण इन संसाधनों में एक दूसरे से भिन्न होने के कारण भी इनका कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता में कमी देखने को मिलती है। तो आइए हम कुछ करके सीखिए पढ़ते हैं, जिसमें जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार तथा जल उपलब्धता का परीक्षण करना है कि हमारे यहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है, किस तरह की उसकी गुणवत्ता क्या है, ये सब के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में और इस पर चर्चा भी करनी है। नेक्स्ट टाइम, क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या होती है, ना यहाँ जनसंख्या होती है, ना ही यहाँ पर निर्जन होता है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, जिसमें मैं बता रखा भूमि के बारे में। तो आइए भूमि के बारे में पढ़ते हैं। भूमि होती है जमीन। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि शामिल होती है। यह प्राकृतिक संसाधनों में निम्नलिखित होती हैं, जहाँ पे वो फसल उगाते हैं। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि होता है। कितना प्रतिशत भाग होता है बच्चों? 30% भाग भूमि है। यह नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास उपयोग नहीं होते, मतलब यहाँ पे रहने की जगह उपलब्ध नहीं होती है। मुख्यतः भूमि जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या असमान से देखने को मिलती है। ऊबड़ खाबड़, कई जगह पर ऊबड़ खाबड़ देखने को मिलती है कि कहाँ पे स्थलीय कृतियाँ होती हैं, पर्वतों के तीव्र ढाल होते हैं, जलाकांत, संभावित निम्रित क्षेत्र, मरुधान आदि यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर
उर्वरक मैदानों, नदियाँ, घाटियों में कृषि के उपयुक्त भूमि उपलब्ध होती है। कृषि करने के लिए यहाँ पर अत्यधिक अच्छी भूमि पाई जाती है। ये संसाधन विश्व के संघनन बसे होते हैं, बसे क्षेत्र हैं और यहाँ पर बसे हुए ये क्षेत्र होते हैं। क्या आपने भूमि के उपयोग के बारे में सुना है? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि करने के लिए, वानिकी करने के लिए, खनन करने के लिए, सड़कों के लिए, उपयोगी उद्योगों की स्थापना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे भूमि उपयोग भी कहते हैं। क्या आप इस क्षेत्र में भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं? तो आइए कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि भूमि के किस किस जगह पर और उपयोग किए जाते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। आप बाम्बा और पीटर के परिवार के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कार्य द्वारा निर्धारित किया जा सकता है कि वह किस प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे स्थलीकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता के कारण तुम ऐसा कार्य कर सकते हैं। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण कारक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के आधार पर भी भूमि को बांटा गया है। भूमि दो प्रकार की होती है, एक निजी भूमि और एक सामुदायिक भूमि। निजी भूमि व्यक्तियों के समुदाय में होती है जो व्यक्ति यूज़ करते हैं, और जबकि समुदाय भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। ठीक है, सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधि बूटियों में एकत्रित करना। इन समुदाय भूमि को हम साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साझा संपत्ति संसाधन का अन्य नाम क्या है या किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती जा रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित होती जा रही है। जो भूमि की उपलब्धता, भूमि जितनी जरूरी है वो कम होती जा रही है। संसाधन के स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता जा रहा है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रारूप रूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आइए कुछ करके सीखें। अपने घर पड़ोस में कुछ बुजुर्गों व्यक्तियों से बात करके और पिछले कुछ वर्षों में भूमि उपयोग परिवर्तन के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए। प्राप्त जानकारी को अपनी कक्षा में सूचना पट पर प्रदर्शित कीजिए। किस प्रकार की सूचना आपको देखने को मिलती है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कि दर्शाइए और वर्तमान में कृषि निर्माण संबंधी के प्रसार कारण निम्नीकरण भूसंकलन किस प्रकार होता है, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के प्रमुख खतरे बनते जा रहे हैं, किन कारणों से? भूमि संसाधन का संरक्षण करना क्यों जरूरी है? बढ़ती जनसंख्या, इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन्य भूमि, कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश होना भूमि संरक्षण कहलाता है। तभी हमने इसको बोला कि भूमि को संरक्षण बचाव किस प्रकार किया जा सकता है। किन कारणों से भूमि का नुकसान हो रहा है? वन्य भूमि और कृषि भूमि को बड़े पैमानों में इसका विनाश देखने को मिलता है। भूसंकलन के बारे में हम पढ़ेंगे, भूसंकलन किस प्रकार से होता है। भूसंकलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बेहद संचलन के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भी भूसंकलन होता है। मतलब एक तो मलबे गिरने से और एक भारी भूकंप, बाढ़ तब भारी बारिश होने से भी भूसंकलन देखने को मिलता है। नदी के प्रभाव में कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर सकते हैं। नदी अवरुद्ध के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूसंकलन के एक मुख्य विस्तृत रूप से शैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन, संपत्ति एवं आघात पहुंचाती है, मतलब नुकसान पहुंचाती है, और चिंता का मुख्य विषय यह बनता जा रहा है।
एक वास्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेंगोंग पियारो के निकट पंजी गांव में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तानी तबाही क्या हुई यहाँ पे हिंदुस्तानी सड़क का 200 मीटर का भाग नष्ट हो गया है। साथ में भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ है। विस्फोटन के कारण ढाल का ये कमज़ोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क गांव को भी क्षति पहुंचती हुई नजर आई। पंजी गांव और किसी संभावित मानव विनाश से बचने के लिए पूर्ण रूप से ये खाली करा दिया गया। न्यूनीकरण क्रियाविधि किस प्रकार होती है? तो आइए हम जानते हैं। वैज्ञानिक विधियों के विकास से हमें समझने में शक्ति मिलती है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक होते हैं। क्या आप जानते हैं इसके प्रबंध कैसा करना चाहिए इससे निपटने के लिए? तो इसके रोकने की कुछ मुख्य विधियां हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भूस्खलन को रोकने के लिए मुख्य विधियां कौन सी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट विधि है इसकी हमारे पास, फर्स्ट नंबर है भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना, इस पर चिन्ह लगाना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने से छोड़ दिया जा सकता है कि जहाँ पर भूस्खलन होने वाला है उसको पहले ही पता करना और उसकी आवास मतलब जहाँ पर कोई लोग वहाँ पे रह रहे हैं तो उनका खाली करवा देना। नेक्स्ट है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। यदि कोई दीवार कच्ची बने तो उसको पक्की दीवार में कन्वर्ट करना। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि होना है कि वनस्पति को हम इंक्रीज करेंगे। जितना हमारी वनस्पति ज़्यादा होगी उस प्रकार हम इसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सतही अपवाह तथा झरने प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशील को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है भूस्खलन को रोकने के नियम। तो आप इस प्रकार भी भूस्खलन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या आप भूस्खलन के समाप्त होने को डर को पैदा कर रही हैं, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को आवश्यकता ही रोकना चाहिए। किस प्रकार हमारा विनाश बढ़ता जा रहा है। वन आरोपण, वन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। भूमि उद्धार, भूमि को अच्छे से उपयोग करना। रासायनिक कीटनाशक और उपयोगी का विनियमित अनुपयोग करना। जब हमें कीटनाशक का उपयोग करना है तभी उसका उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग न करना। अतिचारण पर रोक करना। भूमि संरक्षण के लिए युक्त कुछ सामान्य तरीकों का उजागर करना कि हम किस प्रकार भूमि को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मृदा। क्या मृदा के बारे में जानते हैं? हाँ जी, मृदा एक प्रकार की मिट्टी होती है। मृदा की पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थलीय रूप से मृदा के प्रकार को यह बताती है और निर्धारित करते हैं कि मृदा का निर्माण चट्टानों, खनिजों एवं जैव पदार्थों, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। अपक्षय मतलब इसका नुकसान इसकी प्रक्रिया से मध्य से होता है। खनिज और जैव पदार्थ का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है कि किस प्रकार हम खनिजों का इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो आइए चित्र में देखते हैं। जो ऊपर वाली होती है इस वाली मृदा को ह्यूमस वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा कहते हैं। इसको बालू गाद क्ले के साथ उप मृदा कहलाती है। अपक्षय चट्टानी मृदा कहलाती है। ये जनक चट्टानी मृदा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है अब हमारा शब्दावली में अपक्षय का मतलब क्या बताया गया है। क्या आप अपक्षय का मतलब बता सकते हैं? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रियाएं, पौधे, प्राणियों और मनुष्य द्वारा अनावृत शैलों का टूटना, क्षय होना, टूटना या नुकसान करना अपक्षय कहलाता है। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। हम पढ़ेंगे मृदा। मृदा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मृदा में हम देखेंगे जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिजों, मात्रा, परमाणुगत और निर्धारित करते हैं तथा उच्च वन तुरंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। साथ में वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की गति को भी प्रभावित करते हैं।
जलवायु, तापमान, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर को भी यह मृदा प्रभावित करती है। और साथ में समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को भी ये निर्धारित करती है। ठीक है, तो मृदा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण यह हैं। तो आप एक क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि मृदा के कारक कौन कौन से, क्या मृदा के कारक आप बता सकते हैं? जी हाँ, कि मृदा के कारक हमारे मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक शैली का स्वरूप होता है, जिसमें जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक जल, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमि और मृदा निर्माण के संगठन में लिया गया समय होता है। अलग अलग स्थानों में ये विभिन्न विभिन्न होते हैं, अलग अलग देखने को आपको मिलते हैं। मृदा का निम्नीकरण संरक्षण के उपाय क्या है, कि मृदा का निम्नीकरण कैसे करते हैं तथा इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? मृदा निर्माण और क्षीणता। मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं, मानवीय और प्राकृतिक। दोनों ही कारक में मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है, मानवीय तौर पर और प्राकृतिक तौर पर इसका निर्माण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वन उन्मूलन, जो वनों का ज़्यादा उपयोग करना, रासायनिक ऊर्जा, कीटनाशियों का अत्यधिक उपयोग करना, वर्षा दोहन करना, भूस्खलन और बाढ़ है। इसके कारण मृदा निम्नीकरण ज़्यादा देखने को मिलता है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ हैं। मल बनाना, मतलब पौधों के बीच में भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इस मृदा को हम आर्द्रता रुकी होती है, इस मृदा की आर्द्रता रुकी हुई देखने को मिलती है। तो आपको एक क्रियाकलाप करना है, जिसमें भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटरनाइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती है। विभिन्न की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए। अलग अलग प्रकार की आपको मिट्टी लेनी है और इसमें एक दूसरे के भिन्न भिन्न है, कि किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है उसके बारे में आपको बताना है। तो आइए नेक्स्ट मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा है जो मल्च बनाना है वो मृदा संरक्षण के नियम हैं। तो नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं कि वेदिका फोम के बारे में आप जानते हैं, ये भी एक मृदा संरक्षण के नियम में है। ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनकी पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाती है। ठीक है, समोच्च रेखा जुताई, एक पठार ढाल पर समोच्च रेखा के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। इस प्रकार आप प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करते हैं। ये रक्षक मेक लाइन क्या है? तटीय प्रदेशों, शुष्क प्रदेशों में पवन की गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, मतलब एक के बाद एक लाइन में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे मृदा संरक्षण की कुछ विधियों के प्रकार। ठीक है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो समोच्च रोधिकाएँ क्या है? समोच्च रोधिका पर रोधिकाओं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जा सकता है। रोधिकाओं के सामान्यीकृत करने के लिए खाइयाँ भी बनाई जाती है। आपने अनेक प्रकार की खाइयाँ देखी होगी। जिन बच्चों ने खाइयों के बारे में देखा है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हैं। आपको क्रियाकलाप करना है, जिसमें एक ही आकार की अ और ब दो ट्रे लीजिए। इन ट्रे के अंत में छेद बनाइए और इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भरिए। अ ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए, जबकि ब ट्रे में घास लगाइए। बाद में ब ट्रे की घास उगकर कुछ ऊंची हो जाती है। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हो। दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई में एक ओर से मग से जल डालते हैं। दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाली पंकील जल को दो अलग अलग डिब्बों में इकट्ठा करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे में कितनी मृदा बाहर निकल रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है चट्टान वाद क्या है? तो चट्टान जल के प्रवाह मतलब बहने के कारण कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा मृदा की क्षति को रोकने के लिए किया गया है। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न फसलें एकांतरिक कतारों में लगाई जाती हैं, मतलब फसलें एक के बाद एक उगाई जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों,
नेक्स्ट है हमारा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्षा थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक हो गई है। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। यदि किसी टप 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 जल से कोई टप टप बहती है जल, तो वो 1200 लीटर तक जल को खराब कर देता है, बहा देता है। अब पढ़ेंगे हम जल। तो जल क्या है? जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। कितना भाग? 3/4 भाग। इसलिए इसे जल ग्रह कहते हैं। इसे ब्लू प्लैनेट भी इसलिए कहा जाता है। लगभग 3.5 अरब पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ही ढकते हैं। कितने प्रकार को? 2/3 भाग को ही ढकते हैं। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरीय का जल लवणीय और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, और लवण जल केवल 2.7% ही होता है। कितने प्रतिशत होता है? 2.7% ही होता है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों, हिमालय नदियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपने स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवणीय जल उपलब्ध होता है। यहाँ पर कितने प्रतिशत जल प्राप्त होता है? केवल 1% ही यहाँ पर पाया जाता है, और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त होता है, जिसमें मानव वह उपयोग करते हैं। भौम जल नदियों, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में, वहाँ वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में यह पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? जलवाष्प के रूप में देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ माना गया है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी ना तो जल नष्ट हो सकता है, ना ही उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी कुल मात्रा स्थिर होती है, सेम रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, विषण, वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरीय वायु, भूमि, पुण्य महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील होता है। इसे जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पानी के पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन, बल्कि इसका उत्पादन अनेक प्रक्रियाओं में भी करता है, जैसे कि जल कृषि, उद्योगों, बांध बनाने, जलाशयों के माध्यम से भी इसका उपयोग होता है। इसके उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के कारण कारक बढ़ती जनसंख्या, भूमि और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ती नगरीकरण और बेहतर होती जीवन स्तर के रूप में होती जा रही है। आइए आप क्या जानते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या आप जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर होता है। 1.2 लाख जनसंख्या वाला देश यहाँ पे पानी खरीदता है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? नेक्स्ट है हमारा, आपने क्या जल की उपलब्धता की समस्या के बारे में पढ़ा है कि विश्व के कई अन्य प्रदेशों में जल की कमी देखने को मिलती है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग में, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया,
अवर्णनीय जल की आपूर्ति की कमी को देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ पे जलवायु स्थिर है, जहाँ पे अक्सर सूखा देखने को मिलता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या देखने को मिलती है। इस प्रकार जल के अभाव मौसमी वैश्विक वर्षण देखने को मिलता है। विभिन्न के प्रमाण स्वरूप हो सकते हैं अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण आप किस प्रकार कर सकते हैं, तो आज हम देखेंगे जल आज के विश्व में शुद्ध पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचने एक बड़ी संख्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधनों के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीनीकरण संसाधन होता है तथा इसका उपयोग इसका अति उपयोग प्रदूषण से उपयोग के अनुरूप बना सकते हैं। अब शोधित या सांख्यिक रूप से शोधित व्यवहारिक मल कृषि रासायनिक विसर्जन और जल निकाय प्रौद्योगिकी बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषित है और इसमें शामिल नाइट्रेट धातु पीड़कनाशी जल को हम प्रदूषित कर सकते हैं। इनमें से अधिकांश रासायनिक अजैव निम्नीकरण होने के कारण यहाँ पर जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं कि कीटनाशक दवाइयाँ मानव के शरीर में पहुंचने में सहायक होती है। इसमें प्रदूषण को जल निकाय में छोड़ने से बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल में प्रदूषित नियंत्रण किया जा सकता है। कि जल को हम किस प्रकार बचाते हैं तो उससे प्रदूषित किया जा सकता है। वनों अन्य वनस्पति आवरण धरातल प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनर्पारित करते हैं। साथ में जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने में दूसरी विधि होती है। जल का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए भी किया जाता है। जल कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण में होने वाले जल क्षितिज को रोकने के लिए क्षेत्र की सिंचाई करना अधिक प्रभावी वृत्ति है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप और टपकन विधि द्वारा इसके उपयोग में लाया गया है। तो इसकी कौन कौन सी विधि सिंचाई की ड्रिप तंत्र तथा टपकन विधि द्वारा इसे उपयोगी में लाया गया है। संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधनों का संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, तो अब इसके आगे हम कंटिन्यू सेकंड पार्ट में करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में मैं आपको कल पढ़ाऊंगी सेकंड पार्ट में। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।